जय हिंद दोस्तों। जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं जून का प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका, जो परीक्षा उपयोगी से बहुत अति महत्वपूर्ण है। चाहे बिहार का एग्ज़ाम हो या भारत के लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो राष्ट्रीय स्तर का। इसमें टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे सार संग्रह, जिसमें लगभग 130 क्वेश्चन है। सभी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आप लोग इसके ध्यान से सुनेंगे, एकदम नोट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में पान के पत्ते चबाने को भारत के किस क्षेत्र से संबंधित किया गया है? ये दक्षिण भारत से संबंधित किया गया है। रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंश है महाकाव्य उसके द्वारा लिखा गया है, इसमें जो पान के पत्ते चबाने को कहा गया है को भारत के किस क्षेत्र से संबंध किया गया है? ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरुवाणी का संकलन किया, किस ग्रंथ में किया गया है? गुरुवाणी जानवे करते हैं आप लोग, आदि ग्रंथ रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के क्या गुरु है? 5वें गुरु है अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, इस साम्राज्य के शासक स्वयं को राय कहते थे और घोड़ों का यहाँ आयात मुख्य रूप से अरब और फारस से किया जाता है। साथ ही इनके बाजार मसालों, वस्त्रों और मूल्यवान रत्नों के लिए विश्वविख्यात थे। ये किस साम्राज्य के बारे में कहा गया है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कश्मीर के किस शासक को महापद्म झील, वर्तमान में वुलर झील, जो वर्तमान में उसका नाम क्या था? महापद्म झील, और झेलम नदी के बाढ़ के पानी से फसलों को होने वाले क्षति को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये वहाँ के शासक थे अवंती वर्मन। कौन शासक थे? अवंती वर्मन। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी 1921 और माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1940 का संबंध किस सिंधु सभ्यताकालीन स्थल के उत्खननकर्ता से जुड़ा हुआ है? तो सीधा स्पष्ट जब इस दयाराम साहनी दिया तो आप समझ जाना चाहिए आपको क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उत्तर वैदिक कालीन शब्द प्राची, प्रतीची और उदीची किस दिशा के नामों से हेतु प्रयुक्त किए जाते थे? ये प्राची मतलब पूर्व, प्रतीची मतलब पश्चिम और उदीची मतलब उत्तर दिशा के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, किन दो जैन तीर्थंकरों का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? किसके? ऋषभ देव और अरिस्टोनेमी का। ऋषभ देव और अरिस्टोनेमी के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ये ऋग्वेद किसमें? 10 मंडल ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय जैसे आजीवक, अनिश्चयवादी और यादृच्छवादी के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के मौखलीपुत्र घोषाल, अनिश्चयवादी के संजय विठलपुत्र और यादृच्छवाद के कौन है? आचार्य अजित। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, अशोकाराम विहार कहाँ अवस्थित है? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की वासुदेव द्वारा हत्या के बाद मगध गद्दी किसने बैठा? कन्नव वंश। यानी कन्नव वंश के संस्थापक कौन हो गए? वासुदेव। कन्नव वंश संस्थापक वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने पति दलपत शाह की मृत्यु 1550 के बाद गढ़ा कटंगा की वीर रानी दुर्गावती ने अपने जिस 5 वर्षीय पुत्र की ओर से शासन किया था उसका नाम क्या था? वीर नारायण। क्या नाम था उसका? वीर नारायण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पुस्तकें जैसे इंदु लेखा, उमराव जान आदा, सरस्वती चंद्रा, छमान 8 गुंठ से संबंधित लेखक कौन है? तो इंदु लेखा का किसका लेखक कौन हो जाएगा? चंद्र मेनन। ठीक है। और इसमें उमराव जान आदा का लेखक मिर्जा मोहम्मद दाही हादी, सरस्वती चंद्रा का लेखक गोवर्धन राम त्रिपाठी और छमान 8
गुंठ का लेखक है फकीर मोहन सेनापति। अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय जिन्होंने 1867 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सेवा परीक्षा में सबसे पहले भारत के कौन व्यक्ति थे जो पास किए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में, लेकिन बाद में इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था उम्र के हिसाब से। 14 नंबर क्वेश्चन है 1857 के समय कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद और फतेहाबाद में किन किन ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह को दबाया था? दबाने के बाद करा देखिए, कानपुर से कौन थे? भारतीय तरफ से नामाज साहब, लेकिन दबाया कौन? कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे और दबाने वाला काम कौन कर रहा था? हीरोज। इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे, लेकिन दबाया कौन? कर्नल नील अंग्रेजी तरफ से। बरेली से खान बहादुर खान थे, लेकिन दबाया कौन? हडसन। बरेली से हडसन। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, लेकिन दबाया कौन? कर्नल नील ही दबाया था यहाँ पे। और फतेहपुर से कौन दबाया फतेहपुर के विद्रोह को? जनरल रेंडर्स। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित प्रमुख संस्थाएं जैसे साइंटिफिक सोसाइटी, इंडियन लीग, अभिनव भारत संस्था, बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, इंडियन लीग से धीर कुमार घोष, अभिनव भारत संस्था जो है बी डी सावरकर का है, 1904 में इसको बनाया गया था सब, और बहिष्कृत हितकानी सभा भीमराव अम्बेडकर का। ये क्लियर है। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में मिलता है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो कब गए थे विवेकानंद? 1893 में गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें जैसे भवानी मंदिर, सोम प्रकाश और फ्री हिंदुस्तान के लेखक। तो भवानी मंदिर वारिंद्र कुमार घोष। ठीक है। सोम प्रकाश का कौन हो जाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास। कौन हो जाएगी? तारकनाथ दास लेखक। अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन जैसे इलाहाबाद का अधिवेशन, इसमें कौन अंग्रेज थे? इसका अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। बनारस अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अमृतसर अधिवेशन 1919 पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता किया गया था। फैजपुर अधिवेशन 1937 ये जानबूझ करते गाँव में पहला अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रमुख समाचार पत्र जैसे समाचार दर्पण के लेखक संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। देखिए समाचार दर्पण के विलियम कैरी। उदंत मार्तंड जुगल किशोर, हिंदी के पहला समाचार पत्र है जुगल किशोर, उदंत मार्तंड। राष्ट्रगुप्तार के दादा भाई नेरोजी। और स्वदेश मित्रम का संस्थापक कौन थे? जी.एस. अय्यर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से पूछा है क्वेश्चन है यूपीएससी का। रगड़ने से ही आती है यह कथन किसका है? किसका हो सकता है ये? भगत सिंह। क्रांति का तलवार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह का ये कथन है, ध्यान रखिए इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। जीविका का आधार, प्रतिष्ठा का आधार, विदेश यात्रा का अधिकार, जीविका का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और मतदान का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल नहीं है। इस 4 ऑप्शन से कौन अनुच्छेद 21 के तहत शामिल नहीं है? इसमें हो जाएगा मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कभी कभी कानूनी अधिकार लेता है, कभी राजनीतिक अधिकार लेता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 के किस निर्णय में निजता को मूल अधिकार के रूप में माना है? पुट्टास्वामी निर्णय जो है ना 1917 में आया था, उसमें जो है निजता का के बारे में कहा गया था। निजता यानी हमारी निजता जो है एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार की संख्या भी कितना है संविधान में? 6 है। 7 था, 1 हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन था। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नियत की जाती है? अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के किस उपबंध में समुदाय के प्रति कर्तव्य निहित है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29
में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के किस उपबंध में समुदाय के प्रति कर्तव्य निहित है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक से संबंधित है, 29 और 30। 25 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के ये प्रमुख भाग जैसे कि भाग 4 का क मूल कर्तव्य संबंधित है, भाग 9 का क ये तो जानते हैं नगर पालिका से, भाग 9 ये पंचायती राज से हो जाएगा, सहकारी समिति 9 का ख ये यहाँ गलत लिया है, 9 का ख हो जाएगा, और 14 का क अधिकरण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त प्रमुख स्वतंत्रताओं में से देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 के ई के तहत है। अनुच्छेद 19 में 6 अनुच्छेद है। 19 का ए बोलने की स्वतंत्रता, 19 का बी, 19 का बी क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19 का ए प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का बी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19 का सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19 का डी में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं घूम सकते हैं आप, और जब घूमेंगे तो निवास करेंगे तो अनुच्छेद 19 का ई बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता जो इसमें दिया गया क्वेश्चन में, और ऐप संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया है 44वां संविधान के तहत। पहले अगला क्वेश्चन है 27 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह वर्णित है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए और जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा? ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 38 ये नीति निश्चय सिद्धांत के अंतर्गत आता है, राज्य लोक कल्याणकारी की अवधारणा। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। 28 में क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान के संबंध में कौन सी शक्तियाँ प्रदान है? देखिए इसमें 4 दिया गया है लेकिन 5 प्रकार की शक्ति है। क्षमा में इसमें 4 इसके पास 4 शक्तियाँ ही रहता है, राज्यपाल के पास 5 शक्तियाँ हो जाता है। क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण। क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण। राष्ट्रपति को क्षमा करने दान के संबंध में कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? 29 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, यानी उस पर महाभियोग लगा दिया गया है, विचाराधीन है सदन में, तो पीठासीन नहीं होगा, तब वह निर्णय पीठासीन के तौर पे नहीं दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 92 में कहा गया है। 93 में नियुक्ति होता है लोकसभा अध्यक्ष का या अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का। 30 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान उपसभापति कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह है ना शायद। जैव विविधता के संरक्षण के, अब इस अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि उदाहरण है स्वस्थानीय। देखिए इसमें इन सिटू और एक्स सिटू होता है, जो उसी स्थान पर, जैसे उपवन है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना वाला है, तो उस दूसरे स्थान से वहाँ ला करके रखा जाता है, तो हो गया इन सिटू कंजर्वेशन हो गया स्वस्थानीय। एक होता है एक्स सिटू वाय स्थानीय। 32 नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, टिश्यू कल्चर, जीन बैंक आदि उदाहरण कौन सी है? वाय स्थान। देखिए ये सब क्या है? वाय स्थान है, एक्स सिटू, इन सिटू, एक्स सिटू क्लियर हो गया। जो प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, टिश्यू कल्चर, जीन बैंक, ये बाहर चला करके वहाँ से संरक्षित करते हैं, एक्स सिटू होता है, इसको बोलते हैं एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू एक्स सिटू, इसको याद रखना, आपको पूछता है इन सिटू एक्स सिटू, जो उसको उसी स्थान पर संरक्षण कर दिया जाएगा इन सिटू। प्रदूषण के सभी स्रोत से बाल्टिक सागर का संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना और न्यूनीकरण किन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में शामिल है? तो ये क्रमशः हो जाएगा हेलसिंकी कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय समुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। ये सब क्या है? ये प्रवाल भित्ति वाले द्वीप है 4 प्रमुख भारत के। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को कितने वर्ष तक न देखे जाने पर विलुप्त मान लिया जाता है? कितने दिन तक आप नहीं देखेंगे उस प्रजाति को, आप विलुप्त घोषित कर दिया जाएगा IUCN ग्रेड लिस्ट में?
50 वर्ष तक, याद रखिए 50 वर्ष तक यदि कोई प्राणी नहीं दिखाई देता है कहीं भी तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 फरवरी। वेटलैंड डे। भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया? 2002 में, दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है विश्व में? 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई और आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। वैश्विक उष्मन उत्सर्जन किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये ग्रीन हाउस गैस है, वैश्विक उष्मन सबसे ज़्यादा इसी कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीथेन है, CO2 है, CFC है, जलवाष्प है, ये सब है, ध्यान रखिए इसको। नाइट्रस ऑक्साइड भी है। 40वां क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? UNFCCC सचिवालय, UNFCCC यूएनओ का एक सचिवालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व का भूगोल। अगला पॉइंट यहाँ से देखिए, भूगोल में क्या क्या दिया गया है सार संग्रह में। भारत में ऐसी भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक अवधि के लिए भूमि अकृषि पड़ी हो कहलाती है कृषि व्यर्थ भूमि। जो 5 साल से भी ज़्यादा तक कृषि नहीं हुआ जिस खेत पे, उसको बोलते हैं कृषि व्यर्थ भूमि, कृषि के लिए अब काम के लायक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण चैप्टर में, कोपेन के जलवायु प्रकारों के संबंध में मुंबई के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भाग, पश्चिमी घाट के दृष्टि छाया क्षेत्र, गंगा के मैदान का अधिकतर भाग किस जलवायु प्रकार के में शामिल किया गया है? तो क्रमशः जो है इसका मुंबई के दक्षिणी क्षेत्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र लघु सूक्ष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भाग उष्णकटिबंधीय सवाना हो जाएगा। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र ये अर्ध शुष्क स्टेपी के क्षेत्र अंतर्गत आता है। गंगा के मैदान अधिकतर भाग जो है ये शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। 43वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के संदर्भ में प्रमुख पर्वत शिखर जैसे सैंडल पीक। देखिए सैंडल पीक कहाँ है? तो सैंडल पीक हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है ये सैंडल पीक ही है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियावोलो ये मध्य अंडमान में है। माउंट क्योब ये दक्षिण अंडमान में है और माउंट धोलियर ये जो है ग्रेट निकोबार में है। सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार के ये सैंडल पीट ही है। सैंडल पीट, इसको ध्यान रखना। किस स्थान की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को कहा जाता है? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश। अक्षांश जो पड़ी रेखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। जो खड़ी रेखा होता है उसको बोलते हैं देशांतर। तो देशांतर से समय मापा जाता है और अक्षांश से दूरी। 45वां क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ जैसे माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। विंसन मासिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और जो डिल सलाडो ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की है चोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। 40वां क्वेश्चन है, प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ। जिब्राल्टर जलमध्य किसे अलग करता है? जिब्राल्टर जलमध्य जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। जिब्राल्टर जलमध्य यहाँ जो यूरोप है, यूरोप तो यहीं पर जिब्राल्टर जलमध्य है और यहाँ अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट किलोमीटर तमिलनाडु। अब पेट्रो पॉइंट कहाँ अवस्थित है? जाफना से श्रीलंका में। ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे 49 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत के किस तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर है? प्रायद्वीप बंदरगाह है। प्रायद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है, पूर्वी तट पर। ठीक है। भारत में प्रमुख कंपनी बाल्को सोवियत संघ की सहायता से बना है। नाल्को फ्रांस की सहायता से और माल्को इटली की सहायता से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र को अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो सबसे पहले किए थे KRV राव। VKRV राव साउथ के हैं। VKRV राव सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय गणना किए थे। वैसे तो सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी किए थे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जाएगा तो VKRV राव।
जब दादा भाई नेहरू जी की राष्ट्रीय गणना तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति थे उस समय। 52 नंबर क्वेश्चन है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है कहा जाता है आधार वर्ष। आधार वर्ष वहाँ से आधार माना जाता है जीडीपी का उपयोग। जैसे 11-12 था, अभी शायद 22-23 किया है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है हम लोग का वो होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय करते हैं ये। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन मंत्रालय करता है? मूल्य जो कटौती करता है ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 55 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु यानी जीएसटी में कौन से केंद्रीय करों को शामिल किया गया है? तो जीएसटी में कौन कौन शामिल कर लिया गया है इसको देख लीजिए आप लोग। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिकर और उपकर। जो अधिकर उपकर है ये भी शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है गरीबी तत्परता सूचकांक, देखे होंगे आप लोग। ये कौन करता है? नीति आयोग करता है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर। ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी सेवा व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश को केंद्रीय बजट के किस खाते में शामिल किया जाता है? ये सब जानते होंगे। सब ब्याज या जितना भी ये कर टैक्स सब है सब राजस्व खाता में। किस खाता में? राजस्व खाता में। यह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है क्योंकि यह शुरुआत में ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। ये बैंक मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है क्योंकि ये शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टेट बैंक को आप लोग समझते होंगे राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, ये राज्य संचालित वित्तीय संस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बजटीय घाटा यानी कुल प्राप्ति में से कुल व्यय घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बजट के घाटा कितना लगा है? कुल प्राप्ति जितना होता है सरकार को जितना खर्च होता है तो घटा देंगे, बजटीय घाटा होगा। और प्लस सरकार का ऋण जोड़ देंगे उसमें और एवं अन्य देयता को कहा जाता है क्या? राजकोषीय घाटा। देखिए बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण प्लस अन्य देयता जोड़ के टोटल क्या मिल जाता है? राजकोषीय घाटा। इसको याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों को घटाने से प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व घाटा। सबसे कम होता है प्रभावी राजस्व घाटा ही 1 से 2 के बीच में होता है। 1.7 कितना था इस बार का। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 61 नंबर क्वेश्चन है, ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जब किस तरंग के बारे में कहा गया है? जो उसकी परावर्तन के नियम का अनुसरण करती है जैसा कि प्रकाश तरंग करती है। यानी कौन तरंग? ये ध्वनि तरंग के बारे में कहा जाए। ध्वनि तरंग कौन तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग लंबवत चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग समांतर चलती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, जैविक प्रजाति अवधारणा, प्राकृतिक वर्ण, वंशानुगति के नियम एवं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित। देखिए जैविक प्रजाति ये अर्नस्ट मेयर के अवधारणा है। प्राकृतिक वर्ण जानते हैं आप लोग, चार्ल्स डार्विन का अवधारणा है। और वंशानुगति का नियम ये मेंडल साहब ने दिए थे। और 5 जगत 5 किंगडम जो है ये दिए थे आर.एच. व्हिटेकर। जो अभी सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चला रहे हैं हम इसी चैनल पर, घटना चक्र साइंस का जो बायोलॉजी चल रहा है उसमें आप देख लीजिए, इसका पूरा डिस्कशन दिए हैं। विद्युत धारा 63 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा, ताप और दाब कैसी राशियाँ? देखिए सब अदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा, जिसमें परिणाम होता है दिशा नहीं होता, अदिश राशि कहलाता है। जिसमें परिणाम दिशा दोनों होगा अदिश राशि कहा जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यदि आपके गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 23 द्वारा यानी 46। उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, यानी 46 की जगह 45 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ, पारा, लीड, लोहा, केरोसिन तेल, जल में से किसकी सर्दी की विशिष्ट उष्मा या उस विशिष्ट उष्माधारिता होता है? जल का। देखिएगा आप लोग भाप जो लगता है, कुकर जो सीटी मारता है तो वहाँ हाथ दीजिएगा कितना जलन होता है। तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट उसमें किसका होता है? पानी का होता है, 42 जूल प्रति kg इंटू केल्विन। 66 क्वेश्चन है उत्प्लावनता का नियम
उत्प्लावकता का नियम, उत्तोलक का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज उत्प्लावकता यानी तैरते हैं जो हम लोग नदी में, आर्किमिडीज द्वारा नियम दिया गया था। इसी के अनुसार भी नाव चलता है, कितना सारा चीज़ पर यहाँ जहाज जो भी चल रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिरोधकता को कम करने के लिए, प्रतिरोधकता को, रेसिस्टिविटी को कम करने के लिए। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता और चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे, अर्धचालक की जो चालकता है उसमें करंट जल्दी फ्लो होगा, और चालक में जो ताप बढ़ाते हैं तो उसमें उसका चालकता घट जाता है क्योंकि प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। मोमबत्ती जलाइएगा तो भारहीनता की जो अवस्था हो उसका हो जाता है, उसमें क्या होता है? गोलाकार हो जाता है उसका। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन बाल विकास है। ये बाल विकास से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये सीटेट सबके लिए है। बाल विकास और ये कम्युनिकेशन सिस्टम, ये नेट जेआरएफ के लिए है। इसको आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर। 91 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटरों के संदर्भ में वर्म, ट्रोजन हॉर्स, रेंसमवेयर, देखिए रेंसमवेयर और सॉफ्टवेयर में कौन सा स्वयं की प्रकृति बना सकता है? ये वर्म हो गया। कौन हो जाएगा? वर्म। फायरवॉल का प्राथमिक प्रयोजन क्या होता है? अनधिकृत पहुंच। फायरवॉल मतलब कहीं बिना एक्सेस यानी बिना आपसे पूछे पहुंच जाएंगे, अनधिकृत पहुंच को रोकना। फायरवॉल का प्राथमिक प्रयोजन क्या होता है कि जो अनधिकृत प्रवेश होता है उसका क्या करना है? रोकना है। अनधिकृत प्रवेश रोकना है। जैसे आप लोग को कोई जो मैसेज गिरता है मेल पर, तो बिना पूछे जो मैसेज आता है उसको स्पैम कहते हैं, स्पैम कहते हैं उसको। 93 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म होता है इसका। कैश रजिस्टर, रोम, रैम में कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? देखिए वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल दो होता है इसमें। तो रोम जो है, रोम नॉन वोलाटाइल है, इसको ध्यान रखिएगा। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। ऐसे में जब आपको रैम पूछ देगा तो रैम वोलाटाइल होता है, रैम वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल अस्थायी होता है, नॉन वोलाटाइल अस्थायी होता है। जब कंप्यूटर पढ़िएगा आपको पता चलेगा। 95 नंबर क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्पैम ईमेल, देखिए स्पैम ईमेल का प्रयोग किया गया है, को फिल्टर करना और स्प्रेडशीट में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग का उदाहरण है स्पैम ईमेल को फिल्टर करना। स्पैम ईमेल हुए बिना पूछे हुए ईमेल जाता है आपको, वही स्पैम ईमेल कहलाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में दो सिस्टमों के बीच संपर्क कनेक्टिविटी की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाले सही कमांड क्या का है? पिंग क्या है? पिंग है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, लिनक्स, ये प्रिंटर है, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? लिनक्स है। लिनक्स प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर में से कौन इनपुट डिवाइस है? देखिए इनपुट कीबोर्ड है जिसमें हम इन करते हैं और जिसमें हमको रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट हो जाता है। जैसे मॉनिटर में क्या है? हम स्क्रीन दिखाई देता है तो आउटपुट हो गया। कीबोर्ड में इन करते हैं, टाइप करते हैं। स्पीकर हमको आवाज़ सुनाई देती है। फिर माइक क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। प्रिंटर में क्या होता है? आउटपुट कोई प्रिंट आउट के बाहर निकलता है, फिर स्कैनर हो जाएगा तो इनपुट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक दूसरी पीढ़ी में क्या है? ट्रांजिस्टर है। तो 5 पीढ़ी है, पाँचों पीढ़ी किसको याद रखिएगा। MS ऑफिस उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण है। अगला पॉइंट कृषि है। कृषि से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। वह भूमि जिस पर फसल बोई जाती है कहलाती है न्यूवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन है? इस पर कृषि किया जाता है।
102 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खरीफ, रबी और जायद फसलों से संबंधित मौसम कौन सा है? तो खरीफ फसल खजूर जो जून जुलाई, ट्रिक से याद रखिए, जून जुलाई, और रबी फसल अक्टूबर मार्च, और जायद फसल जो है अप्रैल जून में, अप्रैल जून हो जाता है, जून में काट लिया जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय राज्यों में किस फसली मौसम के दौरान गेहूँ, चना, रेपसीड और सरसों की खेती की जाती है? ये रबी हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल धान कैसी जलवायु दिशाओं के लिए अनुकूल है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय के लिए अनुकूल है ये धान का फसल, चावल का फसल। उष्णकटिबंधीय में होता है और उपोष्णकटिबंधीय में भी होता है। 105 नंबर क्वेश्चन, यह संस्था केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत एक स्वायत्तशासी संस्था है। कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किसके अंतर्गत आता है? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। क्वेश्चन नंबर 106 है, आलू किस परिवार से संबंधित है? आलू सोलेनेसी कुल का है। सरसों, शलजम, गोभी क्रूसीफेरी कुल का है। उपान प्रजनन नाभिक और प्रमाणिक बीजों में से किसानों को वाणिज्यिक खेती के लिए वितरित बीज होते हैं प्रमाणित। कौन बीज जो प्रमाणित होता है वही बीज किसानों को दिया जाता है। फलदार पौधे जैसे माल्टा, अंगूर, लीची में प्रवर्धन विधियां अपनाई जाती है। तो माल्टा में टी कलिकायन, अंगूर में हार्डवुड कटिंग और लीची में एयर लेयरिंग विधि अपनाया जाता है, लेयरिंग विधि। 110 नंबर क्वेश्चन है, मृदा का वह भौतिक गुण जिससे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्या कहते हैं उसको? मृदा बनावट, सॉइल टेक्सचर। अगला टॉपिक है खेल। खेल में देख लेते हैं क्या सब है। बुल्ली, पेल्टी, स्ट्रोक, सडन डेथ किस खेल से संबंधित प्रमुख शब्दावली है? हॉकी से। ये शब्द किसका है? सब हॉकी का है। चक्कर, मेलेट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? पोलो से। पोलो का शब्द है ये चक्कर, मेलेट। 113 क्वेश्चन है, भारत में किस खेल की योजना के तहत 18 से 12 वर्ष के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन किया जाता है? राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना। स्कूल में देखिएगा इसका आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है? सिंपल है, सुल्तान अजलन शाह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ये हमेशा मलेशिया में होता है। प्रसिद्ध भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के विरुद्ध लगाया था? बांग्लादेश के विरुद्ध। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है, मात्र एक क्रिकेटर जो इसके भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर। वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। कौन कौन? वॉली, स्मैश, सर्विस, लॉन टेनिस शब्द है। सैंडी स्टॉर्म किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल का। सेमी स्टॉर्म, संदीप पाटिल। वैभव सूर्यवंशी किस खेल संबंधित क्रिकेटर से? अगला क्वेश्चन है, भारत के अहमदाबाद में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? 2030 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किया जाएगा। भारत में DY पाटिल स्टेडियम कहाँ है? नवी मुंबई में। कहाँ पर है? नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम है। 121 नंबर क्वेश्चन है, बिमस्टेक का पूरा नाम? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी। SCO, एपेक और IAEA का पूरा नाम? SCO का शंघाई सहयोग संगठन, एपेक का एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो गया IAEA का। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति? भारत मलेशिया। हरिमो शक्ति किसके बीच? भारत मलेशिया के बीच। सूरज किरण, भारत नेपाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्वान प्रशिक्षण स्कूल कहाँ अवस्थित है? स्वान प्रशिक्षण स्कूल CISF का ये रांची में है, झारखंड के धुरवा में। रांची के कहाँ पे? धुरवा नामक जगह है। 125 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने वर्ष 1947 से 48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एक प्रतिनिधि के रूप में सेवा की और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यह है हंसा मेहता, भारत की महिला है
हंसा मेहता। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के रोम में है। यूरोपीय संघ के प्रमुख संगठन जैसे यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय पार्लियामेंट के मुख्यालय, देखिए यूरोपीय कमीशन जो है, यूरोपीय आयोग के मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संसद जो है, संसद के मुख्यालय यानी पार्लियामेंट का लग्जमबर्ग में है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ कौन से देश शामिल है? आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे। इससे बहुत धनी देश है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 3 फरवरी को, और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया है? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष 2022 से 32 तक। तो इसी के साथ सार संग्रह का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और इसका जो करंट अफेयर्स भाग बचा हुआ है जून 2026 प्रत्येक दर्पण का, वो जल्द आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।